वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडसइंड बैंक 8% नीचे गिर गया पिछले 4 सेशंस में। साथ ही हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, टाटा मोटर्स की, अमेजॉन की, साथ ही साथ हम बात करेंगे सिप्ला की और भारती एयरटेल की। सबसे पहली न्यूज है इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक के शेयर्स पिछले 4 दिनों में 8% नीचे गिर गए हैं। अब आखिर इसका रीजन क्या है? ऐसा क्या हो गया इस बैंक में कि ये लगातार नीचे गिरते जा रहा है? इसके पीछे एक स्कैम सामने निकल के आ रहा है। वैसे अभी ये स्कैम हुआ नहीं है, लेकिन ये स्कैम का रूप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर इस बैंक में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि बैंक में अकाउंटिंग इश्यूज के वजह से कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया है और ये बहुत ही बड़ा रीजन है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें 2.35% का ओवर स्टेटमेंट मिला है और ये एक बड़ा नंबर है और लोगों को इसी से चिंता है। हालांकि कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बैंक लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं अभी ये डेरिवेटिव का बता दूं आपको कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में 2.35% का ओवर स्टेटमेंट जो है, इसका मतलब ये है कि इंडसइंड बैंक ने अपनी डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 2.35% ज्यादा दिखाया। यानी कि अकाउंटिंग गलती हो सकती है या फिर ये एक सीरियस मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन ना हो तो फिर 2.35% ज्यादा ये जो डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये नहीं हो सकती है। बट अगर ये कोई सच में गलती होगी तो फिर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये गलती नहीं हुई, अगर ये मैनिपुलेशन हुआ तो फिर जरूर ये स्टॉक का हाल भी यस बैंक जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपने स्टेक सेल किए हैं। और अगर ये पूरी बात आपको अच्छे से नहीं समझ में आई तो मैं और सिंपल करके ये बता देता हूं कि जो 2.35% का वैल्यू ज्यादा दिखाया है ना, इसका मतलब ये है कि बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ज्यादा मुनाफा या फिर एसेट वैल्यू को बढ़ा हुआ दिखाया है। अगली बिजनेस न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प का Q4 का प्रॉफिट 6% बढ़कर 1081 करोड़ हो गया, क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 1016 करोड़ रुपीस था और इस साल 1081 करोड़ हो गया। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो हीरो मोटोकॉर्प का रेवेन्यू भी 9938.65 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। फिलहाल कंपनी का EPS 54.06 है। अब ये जो रिजल्ट्स आए थे, ये रिजल्ट्स अच्छे थे और जैसे ही ये रिजल्ट्स आए स्टॉक 2.54% बढ़कर 4092 रुपीस पर क्लोज हुआ और जब ये रिजल्ट आए तो कंपनी ने 65 रुपीस का डिविडेंड भी दिया, यानी कि आपको हर शेयर पर 65 रुपीस का डिविडेंड मिलेगा। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प को ये उम्मीद है कि आगे मॉनसून और रेपो रेट कट्स होने की वजह से ग्रोथ मिल सकती है और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर रूरल इकोनॉमी अच्छी हुई और अगर रूरल इकोनॉमी ग्रो हुई तो फिर और ज्यादा फायदा मिल सकता है हीरो मोटोकॉर्प को, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प की जो ज्यादातर बाइक्स हैं, ज्यादातर हर बाइक की नहीं कह रहा, वो रूरल एरियाज में बहुत फेमस हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहां देखो हर किसी के पास हीरो मोटोकॉर्प की बाइक आपको जरूर मिलेगी। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आई पूरे मार्केट में त्राही त्राही मच गई। लोग घबरा गए, बहुत लोगों ने तो स्टॉक भी बेच दिए बिना ये समझे कि वाकई में क्या ये रिजल्ट खराब है, न्यूट्रल है या फिर अच्छा है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो देख के ये लग रहा है कि टाटा मोटर्स ने बहुत खराब परफॉर्म किया, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 8556 करोड़ रुपीस ही था, जो कि पिछले साल से 51% कम है, क्योंकि पिछले साल का जो Q4 का नेट प्रॉफिट था वो 17,528 करोड़ रुपीस था। और अगर सेल्स की बात करें तो ये सेल्स में जो डिफरेंस था वो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का था। साथ ही EBITDA भी 4% गिर गया, लेकिन EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 11,500 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। और रिजल्ट के साथ साथ टाटा मोटर्स ने डिविडेंड भी दिया और ये डिविडेंड है 6 रुपए प्रति शेयर का। तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टाटा मोटर्स का हाल क्या होता है। फिलहाल ये भी मैं बता दूं कि कंपनी अब डेप्ट फ्री हो गई है। हालांकि टाटा मोटर्स के CFO का ऐसा कहना है कि ग्लोबल कंडीशंस काफी ज्यादा अनसर्टेन थी, उसके बावजूद परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही और जो इनका
डीमर्जर होने वाला है, उसके बाद ग्रोथ की उम्मीद और ज्यादा है। और ये सारी चीजें तो हर मैनेजमेंट कहता है, क्योंकि कभी वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे सेल्स की वजह से मेरे सेल्समैन ने अच्छे से पिच नहीं किया, मेरे सेल्समैन ने फॉलो अप नहीं किया मारुति सुजुकी की जैसे, मेरे सेल्समैन ने, मेरे सर्विस सेंटर वालों ने अच्छी सर्विस नहीं दी। अब इस तरह की बात तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, लोग एक्सक्यूज तो देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है टाटा मोटर्स में तो आप अपना डिसीजन सोच समझ के ही लेना। अगली बिजनेस न्यूज है अमेजॉन प्राइम वीडियो की। अमेजॉन प्राइम वीडियो 17 जून 2025 से सभी पेइंग यूजर्स को लिमिटेड एड्स दिखाना शुरू करेगा। और ये जो एड्स हैं वो दूसरे जो ऐप होते हैं लाइक यूट्यूब, इन सब के मुकाबले तो कम रहेगा। और जो टेलीविजन पे भी एड आते हैं उनके कंपैरिजन में भी एड कम होगा, लेकिन एड तो होगा। और अगर आपको बिना एड के वीडियोस के मजे लेने हैं तो फिर आपको 699 रुपीज पर ईयर का प्लान लेना पड़ेगा, या फिर 129 रुपीज पर मंथ का। यानी कि ये एक तरह से एक्स्ट्रा एड फी है, तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे मजेदार चीज है मैं आपको वो बताऊं, देखिए जो अमेजॉन प्राइम है उस पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो MX प्लेयर के हैं। यानी कि अमेजॉन जो है वो MX प्लेयर के कंटेंट को भी अपने अमेजॉन प्राइम वीडियो पे दिखाता है। तो जब आप प्लान लोगे ये एड फ्री का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अमेजॉन वाले कंटेंट्स हैं उन पर एड चलेगा, आपको एड देखना पड़ेगा, आप पूरा पेमेंट करो या फिर ना करो, क्योंकि MX प्लेयर के जो कंटेंट है उस पे तो MX प्लेयर का ही हक है और उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए फिलहाल के लिए अभी ये जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अमेजॉन के जितने भी वीडियोस हैं, मूवीज हैं, सीरीज हैं, उन पे आपको एड्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप एड फ्री प्लान लो या फिर विदाउट एड वाला प्लान लो। अभी की बात है, लेकिन शायद ऐसा फ्यूचर में हो सकता है अगर अमेजॉन MX प्लेयर के साथ कोई डील करे तो शायद ये चीजें चेंज हो सकती हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म्स आखिर पैसे कितने कमाते होंगे, क्योंकि एक तो ये आपसे पैसे लेंगे कि अगर आपको एड के बिना देखना है तो आप इतना पैसा दो। लेट सपोज आपको एड के साथ देखना है तो पहले तो आपसे पेमेंट लेंगे, फिर जिसने एड लगाई है उससे भी पेमेंट लेंगे। समझ रहे हो आप कितने पैसे कमा रहे हैं ये लोग। अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और अगले बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो आप, और जल्दी से अगर आप पहली बार आए हो और अगर आपको ऐसी बिजनेस न्यूज डेली चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर दें। अगली न्यूज है सिप्ला की। सिप्ला का Q4 FY25 का नेट प्रॉफिट 30% बढ़कर 1222 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि रेवेन्यू 9% बढ़कर 6730 करोड़ रुपीस रहा। वहीं पे अगर मैं आपको पूरे साल का प्रॉफिट बताऊं तो पूरे साल का प्रॉफिट 28% बढ़कर 5273 करोड़ रुपीस रहा, और रेवेन्यू 27,548 करोड़ रुपीस रहा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इनका इबिडा मार्जिन भी 22.84% तक इंप्रूव हो गया। हालांकि यूएस मार्केट से रेवेन्यू इनका थोड़ा गिरा, बट फिर भी प्रॉफिट तो कमाया इन्होंने, तो अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने 13 रुपीज का फाइनल और 3 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड दिया, क्योंकि इनका 90th एनिवर्सरी पूरा हो गया, यानी कि 90। और इसका मतलब कि आपको टोटल 16 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अगली न्यूज है रिटेल इन्फ्लेशन की। अप्रैल 2025 में तो कमाल हो गया, क्योंकि इस बार का जो इन्फ्लेशन है ना वो पिछले 6 साल के कंपैरिजन में सबसे कम है, क्योंकि अप्रैल 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% पर आ गया, जो जुलाई 2019 के बाद से सबसे कम है। हालांकि जो RBI है वो हमेशा टारगेट करता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 4% से कम रहे। वहीं पे अगर मैं आपको फूड इन्फ्लेशन की बात करूं, यानी कि जो खाने की चीजें हैं, तो वो सिर्फ 1.78% ही रहा, जैसे खाने की चीजों में सब्जी, दाल, फ्रूट, ये सारी चीजें। अब अगर रूरल और अर्बन का कंपैरिजन किया जाए तो गांवों में जो इन्फ्लेशन था वो सिर्फ 2.92% का था, और जो शहरों में था वो 3.36% का था। और अगर मैं यही चीज आपको समझ लो स्टेट वाइज बताऊं तो जो सबसे कम इन्फ्लेशन था वो था तेलंगाना का 1.26%। वहीं पे कर्नाटका की बात करूं तो 4.26%, जम्मू एंड कश्मीर के इन्फ्लेशन की बात करूं तो 4.25%, पंजाब की 4.09% और तमिलनाडु की 3.41%। और ये जो मैंने आपको ऊपर का एग्जांपल दिया कि अप्रैल 2025 का जो रिटेल इन्फ्लेशन वाला डेटा है वो पूरा मिला करके एवरेज था, यानी कि एवरेज इंडिया में। और ये जो मैंने अभी दिया आपको वो सेपरेटली था
स्टेट वाइज। अगली बिजनेस न्यूज है भारती एयरटेल की, और एयरटेल ने तो कमाल कर दिया है, मतलब आप सोच नहीं सकते, क्योंकि Q4 FY25 का जो प्रॉफिट है वो 432% बढ़कर 11,022 करोड़ रुपीस हो गया। और ऐसा प्रॉफिट बढ़ा क्यों, उसके पीछे दो रीजंस थे, पहला टैक्स गेन और दूसरा नए यूजर्स का आना। और रेवेन्यू वो तो 27.3% बढ़कर 47,876 करोड़ रुपीस रहा। हालांकि उनके ARPU में भी काफी ग्रोथ हुई और ये एक अच्छा नंबर है। एयरटेल का जो ARPU है वो 245 रुपीस तक पहुंच गया, जो पिछले साल सिर्फ 209 रुपए ही था। और वहीं पे सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ा ही होगा, क्योंकि मैंने बताया रेवेन्यू कैसे आया है। सब्सक्राइबर बेस 42.4 करोड़ रुपीस हो गया। और जो पूरे साल का प्रॉफिट था, अगर मैं उसकी बात करूं तो पूरे साल का प्रॉफिट मिलाकर 33,556 करोड़ रुपीस रहा। और इतने अच्छे रिजल्ट के बाद कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ही। और जैसा कि आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता दूं कि एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ स्टारलिंक से इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट देने का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। अच्छा, आज की बिजनेस न्यूज में एंड करूं उससे पहले मैं आपको ARPU भी बता देता हूं, क्योंकि इस न्यूज में ये चीज मैंने बोला था। तो ARPU का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी कि आसान भाषा में बताऊं तो ये ARPU क्या बताता है, वो ये बताता है कि एक टेलीकॉम कंपनी किसी एक यूजर से महीने में एवरेज कितना पैसा कमा रही है। यानी कि जिस कंपनी का ARPU ज्यादा होगा वो अपने आप में अच्छी कंपनी आप मान सकते हो उसको। हालांकि सिर्फ ARPU के दम पे ही आप ये मत सोचना कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी खराब है। और इसी के साथ बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अब मुझे लेना होगा आपसे अलविदा, लेकिन कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।